Welcome to the second episode of Mind Method series, organized by Sympathy Institute of Homeopathic Pharmacy and Hospital. And today's webinar will be focusing on the topic Understanding of Mind Rubrics by Dr. A.K. Arun sir, who is the renowned homeopath and has been practicing in Delhi since more than 35 years. He had done many research work, including COVID-19, and also he is the author of many books of homeopathy and public health. So, in our previous session, we have learned about various approaches to observe the symptoms which can define a case, or in other words, the peculiar symptoms. Let's continue enhancing this knowledge further with today's session. So, during this session, if you have any doubt or any query, you can write your questions in the chat box and it will be answered at the last part of the session. So, please welcome Dr. A.K. Arun sir in this webinar for sharing his practical experiences on understanding the mind rubrics. Over to you, sir. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबको नमस्ते। अभी मैं देख रहा हूँ कि 5-6 लोग हैं, सारे तो मेरे पुराने मित्र हैं। डॉक्टर रंजय हैं, शालिनी भी जुड़ी है, कनिका, यस कनिका, और बाकी तो हम ही लोग हैं। लोगों को शायद ये लगता है कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी तो सेमिनार में क्यों बैठना। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले बता दूं आपको कि ओके, तो आप सर वीडियो पहुंच रहा है? जी सर। या यस सर। मैं पहले ही आपको बता दूं कि देखिए, कुछ चीजें इसमें हो सकता है रिपीट हो। जैसे हमारे जो पुराने मित्र लोग हैं, उनको शायद कुछ केसेस का पता भी हो, क्योंकि इसमें एक या दो पुराने केस मैं यूज कर रहा हूँ सब समझाने की दृष्टि से। और मैं मानता हूँ कि अब सिंपैथी इंस्टीट्यूट का जो कम से कम टेक्निकल विंग है वो बहुत बहुत शानदार है। इसके पहले के सेमिनार की वीडियो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके डाली है, और उसको लोग लाइक कर रहे हैं। हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में, इस पर्टिकुलर सेमिनार में हम ये कोशिश करेंगे ये समझने की कि हमें एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमको भूल जाना चाहिए, वी शुड नॉट रिमेंबर कि वी आर ए डॉक्टर। यू जस्ट थिंक दैट यू आर ए ले मैन एंड योर डॉक्टर इज योर पेशेंट हु इज just sitting before you, and what he is doing, how he is doing, what he is saying, how he is saying is very important. That's why I call that patient is a doctor. We are a layman, we are a listener, we are observer. हमें ऑब्जर्व करना है। उसको मैंने हिंदी में एक वर्ड दिया है, नजरबाज। आपको बीच में इस वर्ड को और डिटेल समझाऊंगा। नजरबाज का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो ना भी, जो आम लोग नहीं देख रहे उसको भी देख ले। दैट इज द ऑब्जर्वेशन, स्पेशली इन होम्योपैथी। एंड व्हाट वी हैव लर्न इन होम्योपैथी विथ our masters, from our masters, are these particular unique peculiar quality, that is being observer, be an observer। तो इसलिए आपको इस सेमिनार में या इस पर्टिकुलर इस सेशन में आपको वही रहना है। तो आप बहुत केयरफुल रहिए, बहुत सारी चीजें आपके नजरों से गुजरेंगी जिसको आपको देखना है, समझना है। ओके, फिर से मैं ह्यूमन माइंड, बार बार आपको ह्यूमन माइंड याद दिलाता हूं कि ह्यूमन माइंड क्या है। ये एक कंप्यूटर की तरह है। हमारा जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, जो वो प्राप्त, जो जो इंफॉर्मेशन उसको मिलता है उसको प्रोसेस करता है। इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन that it received from the sense and body,
जो सेंसेस एंड बॉडी हैं उससे जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलता है उसको वो प्रोसेस करता है एंड सेंड दिस मैसेज बैक टू द बॉडी, और उसी मैसेज को शरीर को वापस भेज देता है. सो दिस इज आवर ब्रेन, एंड दैट्स व्हाई while we are talking about mind technique in homeopathy, we have to remember what patient is thinking, what he is saying, what is going on. और वो जो भी उसके दिमाग में चल रहा होता है वही तो बोलता है, या वही वो हरकतें करेगा, हाथ कुछ गेस्चर करेगा, कुछ बोलने की समझाने की कोशिश करेगा. कभी कभी आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड के पेशेंट्स आएंगे तो वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका लैंग्वेज और उसका लैंग्वेज बहुत अलग है, लेकिन आपको उसको भी समझना है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, एंड पर्टिकुलरली दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइंड टेक्निक इन होम्योपैथी. हमारे ब्रेन में अरबों की तादाद में नर्व सेल्स हैं. छोटा सा एक 1.5-2 किलो का भी नहीं होगा हमारा ब्रेन, और उसमें अरबों की तादाद में नर्व सेल्स हैं जो थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, हमारे बॉडी के मूवमेंट्स और जो फीलिंग्स हैं, सेंसेशन है, उसको वो प्रोसेस करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और यही काम उनका है. सो आप सोचिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो बहुत आसानी से आपके दिमाग में एक पूरी प्रक्रिया को चलाता है, और वो एक अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देता है. और ये सब कुछ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है. आपको पता है कि हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये तो मैं कॉन्शियस ब्रेन की बात कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक ब्रेन है जो सब कॉन्शियस माइंड है. वो विजिबल नहीं है, लेकिन वो एक पावरफुल, एक बहुत ताकतवर, एक ताकत की तरह काम करता है. लगभग 95% जो आपके ब्रेन का पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा प्रोसेस किया जाता है. आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेन, और ब्रेन के लैंग्वेज अलग अलग. तो ये सारी चीजें हमारे टूल्स बनने वाले हैं जब हम होम्योपैथी में माइंड टेक्निक को पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे. ये उसकी टेक्निकलिटीज हैं, इसमें भी हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बस आप इतना जानिए, और सारे होम्योपैथ इस बात को समझते हैं कि ब्रेन किस तरह से वर्क करता है. जो विजुअल इनपुट है उसी को वो मोटर आउटपुट के रूप में पूरी प्रोसेसिंग के बाद आपको दे देता है. आप जो परसीव करते हैं और उसको आप समझ लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो बातें आ जाती कि अच्छा अच्छा, हमने जिसको देखा था वो फला है. तो ये जो पूरी आइडेंटिटी है, उसके साथ जो पूरी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है, वो सब इसमें समझाया है. अब आइए कि माइंड टेक्निक, होम्योपैथी में जो माइंड टेक्निक है वो क्या है. मैं समझता हूं कि जितने भी लोग बैठे हैं अभी, वो सब लोग इस बात को जानते हैं. तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए मत सोचिए, आप सोचिए कि हम इसको दूसरे लोगों के लिए, जब ये वीडियो के रूप में आएगा, या जो भी लोग नए जुड़े हैं, मुझे तो नहीं पता चल पा रहा और भी कितने नए लोग जुड़े हैं, तो उन सबको समझने के लिए जो समझे हुए लोग हैं उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. क्या है हमारा होम्योपैथी का सिद्धांत? देखिए, एक नॉर्मल जो साइंस है और जो होम्योपैथी का सिद्धांत है, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है. उनमें तालमेल जिसको कह सकते हैं, हिंदी में सामंजस्य कह सकते हैं, उसमें काफी कमी है. आम होम्योपैथ इस सिद्धांत की अवास्तविक समझ और भ्रांतिपूर्ण धारणाओं से लैस है. उनको लगता है कि मटेरिया मेडिका पढ़ लिया, जो सिम्टम्स उसमें मिल गया उसके आधार पर दवाई निकाल दी, दे दी. आप देखिए, इस समय यूट्यूब पर दुनिया भर के इस तरह के वीडियोस आए हुए हैं. सेक्स के लिए फलानी दवाई, मेमोरी के लिए फलानी दवाई, और कुछ नहीं है. बस मित्रों, ये 3 दवाइयां हैं, इसको मिलाकर 20-20 बूंद ले लीजिए, ठीक हो जाएगा. 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, कुछ भी. और उनके जो लाइक्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है. तो मतलब कॉमन आदमी जो भी इस तरह की चीजें आ रही है उसको फॉलो कर रहा है, और इससे नुकसान होम्योपैथी का हो रहा है. तो दिक्कत क्या है कि जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आपकी दवाई काम कैसे करती है, तो हमारे पास जवाब नहीं. बहुत सारे होम्योपैथ हमारे ही दोस्त लोग हैं, इंक्लूडिंग मैं भी
कोई जवाब नहीं है। ये कैसे काम करती है, क्या समझाएं उनको, कौन सी टेक्नोलॉजी उनको बताएं। तो ये सब भी चुनौतियां हैं जो हमको समझना है, लेकिन इसी में हमको माइंड टेक्निक को समझना है और माइंड टेक्निक के आधार पर गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक करना है। एक स्लाइड देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होम्योपैथिक दवा ड्रोसेरा 30 खाने से मौत, ये एक अखबार की खबर है और टीवी चैनल्स पे चला। जाने इस दवा पर क्या कहते हैं डॉक्टर। अब आप बताइए, एक रिपोर्टर को समझ ही नहीं है कि होम्योपैथी की दवा खाने से कोई नहीं मरता, मर ही नहीं सकता, लेकिन खबर चल गई। और जब खबर चल गई तो जितने भी लोगों ने खबर देखी उनके मन में आ गया कि भाई होम्योपैथी में कोई दवा है ड्रोसेरा, उसको खाने से लोग मर जाते हैं। तो काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, दवा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मरीज पूछने लगा कि डॉक्टर साहब ड्रोसेरा तो नहीं दे रहे, जैसे ड्रोसेरा ना हो गया कोई जहर हो गया। अब किसी भी होम्योपैथ को, मैंने ये आपके सामने इसलिए रखा, बहुत पुरानी खबर है, 2021 की खबर है, कि किसी भी होम्योपैथ ने, और ये बिलासपुर की खबर है, छत्तीसगढ़, किसी भी होम्योपैथ ने इसके बारे में कोई बात नहीं रखी मीडिया के सामने कि भाई ड्रोसेरा 30 पोटेंसी की दवा खाने से किसी की मौत नहीं हो सकती, उसकी वजह कुछ और होगी। या फिर किसी ने यह मांग नहीं की कि आप उसकी टॉक्सिसिटी की जांच कर लीजिए, दवा या तो दवा के नाम पर कुछ और होगा, उस ड्रोसेरा 30 के लेवल के अंदर कुछ और रहा होगा। तो ये काम एक डॉक्टर का तो नहीं है ना, ये तो ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम है, ये जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनका काम है, जो हेल्थ एजेंसीज हैं उनका काम है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आपने होम्योपैथी को बदनाम कर दिया। तो आपके सामने ये भी चुनौती है कि एक पोटेंटाइज्ड मेडिसिन को हमें बचाना भी है, उसका सदुपयोग भी करना है, और दुनिया के सामने ये मैसेज भी देना है कि होम्योपैथी की दवा जानलेवा नहीं होती। होम्योपैथी की दवा से आपके शरीर के अंदर हलचल तो हो सकता है, होम्योपैथी की दवा आपके शरीर के अंदर के सिम्टम्स को जरूर हिला सकता है, लेकिन वो आपकी जान नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें टॉक्सिक कंटेंट है ही नहीं, और वो भी 30 पोटेंसी में। अब आइए कि हम इस टेक्निक को समझते कैसे हैं। पिछले सेमिनार में हमने इस बात को काफी हद तक बताने की कोशिश की थी। इसमें मैं आपसे ये बात करूंगा कि हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, उनका एक अपना तरीका था। अब विजयकर साहब की भी फॉलोवर हैं दुनिया में। दूसरे हैं डॉक्टर शंकरन, तीसरे हैं डॉक्टर सहगल। इस तरह से कई सारे स्कूल्स हैं। एक डॉक्टर फारूक मास्टर, उनकी भी एक अपना फॉलोइंग है। तो इस तरह से अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग फॉलोइंग्स हैं। बंगाल में अलग किस्म की प्रैक्टिस है, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है सिमिलिमम। मनुष्य के शरीर में जो रोग है, उस रोग का जो रिप्रेजेंटेटिव सिम्टम्स है होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कि आप मेंटल सिम्टम्स कह सकते हैं, जिसको कि आप जनरल सिम्टम्स कह सकते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर एंड अनकॉमन सिम्टम्स, वो सबको लेकर सब अपने अपने टेक्निक का नाम जरूर देते होंगे, लेकिन वो सिमिलिमम तक पहुंचते हैं और उसी से क्योर करते हैं। अब माइंड टेक्निक को कैसे समझें? डॉक्टर विजयकर की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सप्रेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। वो कहते हैं कि रोग को जितना दबाओगे रोग उतना ही बढ़ेगा। बात सही है, एलोपैथी में ऐसा ही होता है कि पैलिएशंस जो है वो डिजीज को मैग्नीफाई करता है, डिजीज को प्रोलॉन्ग करता है, डिजीज को क्रॉनिक बनाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एलोपैथी में उपचार के बहाने रोग को दबाया जाता है, लेकिन अज्ञानतावश होम्योपैथी में भी रोग को दबाया जा रहा है। उदाहरण के लिए अधिकांश होम्योपैथिक चिकित्सक अपनी प्रैक्टिस में कब्ज के लिए नक्स वोमिका, चोट लगने पर आर्निका, जल जाने पर कैंथरिस, नींद न आने पर पैसिफ्लोरा, औरतों में मासिक धर्म संबंधी दोष के लिए पल्साटिला आदि दवाओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन है। जितने भी हमारे ओपीडीज हैं वहां पर अगर काफी मरीज आते हैं तो डॉक्टर के पास इतना समय कहाँ है कि वो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सके, वो पेशेंट की इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर को समझ सके। तो वो क्या करते हैं कि एक सेट प्रिस्क्रिप्शंस बना हुआ है। बल्कि मैंने कई
मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में देखा कि डॉक्टर के सामने वो लिखा रहता है, एक रेपर्टरी का छोटा सा वो तख्ती बना के रखते हैं। हाँ, चोट लग जाने पर आर्निका देना है, जल जाने पर कैंथरीज देना है, ऐसा वार्ड्स है तो थूजा देना है। मतलब ये एक पहले से ही डिसाइडेड एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में रखा हुआ है, और उसी के आधार पर 80% होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम में से बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारे जो फिलॉसफी में, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में जो भी रूल्स बताए गए हैं उसको वो फॉलो करते हैं। हेरिंग लॉ ऑफ डायरेक्शंस ऑफ क्योर, या फिर ऑब्जर्वेशंस, केंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, या फिर जितने भी थ्योरी ऑफ एग्रावेशन, ये सब के बारे में बहुत कम डॉक्टर बॉदर करते हैं। कहते हैं ठीक है, ऑर्गेनन तो पास करने के लिए था, अब हम डॉक्टर बन गए, अब ऑर्गेनन की ऑर्गेनन कोई भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, बहुत कम, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो मैक्सिमम डॉक्टर ऑर्गेनन को तो किनारे ही लगा देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी एक स्टूडेंट थी, वो दिल्ली के ही बहुत ही प्रीमियर कॉलेज से पढ़ी। जब पास कर गई तो आपको बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूं, उसकी 95% किताबें मेरे पास है। कहे कि सर, कबाड़ी को देने से तो अच्छा आप ही रख लो, आपके यहाँ बहुत किताबें हैं। तो और आपको हैरानी होगी कि उसमें से 2-3 किताब तो सच में मुझे जरूरत थी। विलियम बॉयड की पैथोलॉजी बहुत पहले से मार्केट से आउट है, लेकिन मुझे मिल गई। वो कोलकाता गई थी, वहां से लेके आई थी। हमने कहा भाई बहुत धन्यवाद आपका कि आप, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, हैरिसन की, ये सब जितनी भी वो कनिंघम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सर्जरी, सब लवन वैली की सर्जरी, सब वो दे गई मेरे पास। होम्योपैथी की उसने सिर्फ एक बोरिक की मटेरिया मेडिका और शायद एलेंस की नोट रख लिया, और बाकी सब मुझे दे गई। तो ये है हमारा अपने सिस्टम के प्रति डेडिकेशन, अपने सिस्टम के प्रति हमारा प्यार। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम जब इस तरह से अगर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आप ब्रिंगिंग इस तरह से हो रही है, तो क्या ही होगा आगे। हिपोक्रेट्स को फिर से याद करता हूं, पिछले सेमिनार में भी, पिछले लेसन में भी मैंने ये बात कही थी कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हैज ए डिजीज देन टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डिजीज द पर्सन हैज। अब सोचिए, ये मॉडर्न मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बीमारी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उस व्यक्ति से लेना देना है जिसको बीमारी है। जो आदमी डिजीज्ड है वो इंपॉर्टेंट। तो ये मुझे जानना जरूरी है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जाहिर है उसके आपको जनरल, पिक्यूलियर, बट कुछ यूनिक, अनकॉमन मेंटल सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। आइए ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। जब भी कोई मरीज आता है तो आप क्या करते हैं? वो क्या कहना चाहता है, वॉट ही और सी वॉन्ट टू से। इट मीन्स पेशेंट जो है वो आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? पेशेंट विल से अबाउट हिज कंडीशंस, वो अपनी बीमारी के बारे में बताएगा। हाउ ही सेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स व्हाट इज द टोन एंड स्टाइल ऑफ ए पेशेंट, इसको आप नोट कीजिएगा। इट मे ऑल्सो इंक्लूड द गेस्चर्स। वो कभी कभी, डॉक्टर साहब आप समझ रहे हैं ना, ऐसा हाथ करेगा। डॉक्टर साहब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। मैंने क्या कहा कि आप लेमैन हैं, पेशेंट इज योर डॉक्टर। तो वो जो भी कहेगा उसको लेना है। आपने नहीं पूछना है हाँ जी आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बीमारी है, अच्छा जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। नहीं, आप लीड मत कीजिए। आपको कुछ नहीं आता है, आपके पेशेंट जो कह रहा है आप उसको सुनिए। ये खूबसूरती है माइंड टेक्निक की। तो व्हाट ही से एंड हाउ ही सेज, हाउ ही सेज में उसका टोन, स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे ऑल्सो इंक्लूड द गेस्टर्स। ड्यूरिंग हिज केस नरेशंस पेशेंट यूज सम टेंट्रम, कुछ हाथ हिलाएगा, कुछ करेगा नहीं। कभी कभी तो आपका ही कलम उठा के एक कागज ढूंढेगा, उस पर ड्राइंग बनाएगा, जिसको आजकल डुडलिंग कहते हैं। डॉक्टर शंकरन इस टेक्निक को, या डॉक्टर दिनेश चौहान इस टेक्निक को काफी फॉलो कर रहे हैं। टोन मीन्स वोकल साउंड, पिच ऑफ साउंड। स्टाइल मीन्स एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स। प्लीज नोट ऑल दीज थिंग्स। So if your patient tone is high, means it may be rude, wild, anger. तो उसका रूडनेस
वाइल्डनेस, उसका गुस्सा आपको दिखेगा अगर वो ऊंची आवाज में बोल रहा है। अगर वो लो बोल रहा है तो उसका अलग मतलब है। अब आप देखिए कि आपकी रेपर्टरी में रूब्रिक्स हैं इसके। द रूब्रिक में बी एब्यूजिव, पेशेंट गुस्से में बोल रहा है, उसमें एक आध गालियों का प्रयोग कर रहा है, ऐसे शब्द जो नहीं बोले जाने चाहिए वो बोल रहा है। आप रेपर्टरी में जाएंगे, मेडिसिन इज वेरेट्रम, कैम्फर, हायोसियामस, नक्स वोमिका, कैमोमिला, लाइको, ये सब एब्यूजिव रूब्रिक्स के लिए मेडिसिन हैं। अब आप समझिए कि आपकी होम्योपैथी कितनी वाइल्ड है, कितना वास्ट है, कितना इसके अंदर एक यूनिकनेस है। और ये एलोपैथी से बिल्कुल अलग है। वहां पर इससे कोई मतलब नहीं होता, पेशेंट को क्या बीमारी है, ये बीमारी, चलो चलो 4 दवाइयां लिख दी, काम हो गया। लेकिन नहीं, हमें होम्योपैथी में एक सही दवा तक जाने के लिए व्हाट एंड हाउ को फॉलो करना पड़ेगा। पेशेंट गुस्से में है, मेडिसिन इज आर्सेनिक, एकोनाइट, ब्राइनिया, एनाकार्डियम, नाइट्रिक एसिड, क्यूप्रम, एपिकॉक। आप देख रहे हैं ये सब रूब्रिक आपके रेपर्टरीज में अवेलेबल है। पेशेंट थ्रेट कर रहा है, रूडनेस है बोलने में, रैक है, मेडिसिन इज लैकेसिस, हिपर, टेरेंटुला, एस्ट्रामोनियम। वायलेंट है, एस्ट्रामोनियम, अगेन बेलाडोना, लैकेसिस, ओपियम। ब्रुटैलिटी, काफी उसके अंदर एक, जिसको क्या कहते हैं, कट्टरपन है, वो ब्रुटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि होम्योपैथी में अलग अलग एक्सप्रेशंस की दवाई अलग अलग है। और अगर आपने इसको कंसिडर नहीं किया तो आप पेशेंट को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर पेशेंट का टोन लो है, मींस इट में अनप्लीजेंट, टीजिंग, अनसर्टेन बिहेवियर। पेशेंट्स टोन इज लो, बहुत धीरे से बात करेगा, श्रीकिंग, एब्रप्ट। मेडिसिन देख रहे हैं, बेलाडोना, कैमोमिला, पोडो, पल्स, जिंक, सल्फर, ये सब। पेशेंट का टोन लो है तो उसमें सैडनेस होगा, मूड रिपल्सिव होगा, मेडिसिन वेरी कर रहा है। हिपरसल्फ, इपिकॉक, एंटीम क्रूड, हाँ, मर्क्यूरियस। लेमेंटिंग, दवाई अलग है, एकोनाइट, कॉकुलस, पल्स। मोनिंग, वो मोन कर रहा है, मेडिसिन कैनेबिस, कैलिब्रोम, एकोनाइट, म्यूरेटिक एसिड, स्ट्रेमोनियम। आप देख रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंट का अंदाज, उसने कुछ कहा भी नहीं, वो कुछ भी बोल रहा हो, अगर उसका टोन लो है और ये सब रूब्रिक्स को आप उससे मैच करिए, अगर आपको लगता है कि बड़ा एब्रप्ट बोल रहा है, श्रीकिंग, अगर उसका मूड रिपल्सिव है, मोर्निंग है, लेमेंटिंग है, तो दवाइयां अलग अलग है। दिस इज द ब्यूटी इन होम्योपैथी। और माइंड टेक्निक में यही अच्छी बात है कि हमको इन सब चीजों को समझने का एक जरिया, तरीका बताया गया है। अगर पेशेंट का टोन फाइन है, उसका मतलब कि वो बहुत अदब से, पोलाइट, कर्सियस, रिस्पेक्टफुल है, बहुत अदब से आपसे बात कर रहा है, रूब्रिक क्या होगा, कंटेंटेड, अफेक्शनेट, दवाई अलग है, क्रॉकस, पल्स, एटसेट्रा। अगर पेशेंट का टोन फाइन है, लाफिंग, स्माइलिंग, चीयरफुल, अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स है, मेडिसिन इज डिफरेंट। पल्साटिला, कोनियम, एपिस, आर्निका, प्लेफुल, रेवरेंस, मेडिसिन डिफरेंट। येल्डिंग, मेडिसिन डिफरेंट। टिमिडिटी, मेडिसिन डिफरेंट। आप देख रहे हैं, ये खूबसूरती है होम्योपैथिक रेपर्टरी की, और यही खूबसूरती है माइंड टेक्निक की, जिसको हमारे मास्टर्स ने हमें समझाया कि कभी भी हम प्रैक्टिस में इस तरह के रूब्रिक्स का यूज ही नहीं करते, डेल्यूजन्स तक तो हम पहुंचते ही नहीं। कभी भी हम ये नहीं देखते कि पेशेंट फाइन टोन में बोल रहा है, कि लो टोन में बोल रहा है, कि रूड है, कि बहुत हाई पिच में बोल रहा है। हमने कभी नोट नहीं किया। ज्यादा ऊंची आवाज में अगर बोल रहा है तो उल्टा डॉक्टर ही डांट देता है, चुप रहो, बोलने की तमीज नहीं है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। अरे भाई, वो आपको बता रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको क्यों डांट रहे हैं। आप देखिए कि वो कर क्या रहा है, जो भी कर रहा है वही इंफॉर्मेशन है, और यही ऑब्जर्वर का काम है। सो वी आर ऑब्जर्वर, ओके। नजरबाज, आप बस अपनी नजर से देखते जाइए, और वो तीसरी आंख, नजर मतलब दिस इज नॉट योर टू आईज, फिजिकल आईज, वो आपकी तीसरी आंख है, आपकी अपनी समझ है। सो दिस यू हैव टू कंसिडर वाइल स्टडिंग
mind rubrics in homeopathy, and while you want to take your case, take your patient on the basis of similimum, just to find the similimum on the basis of mind rubrics. So these are the observations which you have to very careful about. अगर पेशेंट कहता है कि आई कांट बेयर दिस पेन एनी मोर, डॉक्टर साहब ये दर्द अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इट मीन्स ही इज एम्फेसाइजिंग अबाउट हिज कंडीशन। वो अपने पर्टिकुलर उस पेन पर दबाव डाल रहा है, बोल रहा है डॉक्टर साहब बाकी सब ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब ये दर्द में नहीं सह सकता। अब आप इसको माइंड रूब्रिक के हिसाब से, माइंड टेक्निक के हिसाब से समझिए। इफ योर पेशेंट टोन वुड बी हाई और लाउड and the style of saying is retaliating, we can interpret it as a impatient। मतलब वो सह नहीं सकता है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है। रेपर्टरी में आपकी दवाइयां आपके सामने हैं, इग्निसिया, नक्स, कैमोमिला। गुस्से में है, अगर अपने दर्द की वजह से गुस्से में है, कोलोसिन, हिपर, प्लम्बम, ठीक है ना, आर्सेनिक, दीज आर द मेडिसिन। रैक, पेन फ्रॉम, सो अगर दर्द की वजह से वो रैग है, आर्सेनिक, एकोनाइट। एब्यूजिव है, अगर दर्द के समय वो गालियां दे रहा है, वो गाली दे के बोल रहा है, अरे तुमको क्या, तुम समझ में नहीं आता है, वो दो चार अपशब्द बोल देगा, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप गुस्सा मत होइए उस पर। कैमोमिला, नक्स, एब्यूजिव, दर्द के दौरान वो एब्यूजिव हो जाता है, आपको भी गाली दे सकता है। मैं आपको एक अपना केस बताता हूं कि मेरे मेरे पास एक केस आया, पेशेंट वाज कन्फाइंड टू बेड। उनके लोगों ने मुझे कहा कि आपको चलना पड़ेगा, कैंपस का मामला था, कॉलोनी में ही मैं गया। तो पेशेंट का हाथ बांध रखा था उन्होंने, दो तीन लोग उसके सर के पास और एक दो लोग उसके पैर के पास थे। पेशेंट के सारे जो उसको गुस्सा व्यक्त करने का जो जरिया था, हाथ पांव सब बांधा हुआ था। मैं उनके नजदीक गया, मैंने कुछ पूछा। पेशेंट के अंदर बहुत गुस्सा था, पेशेंट ने मेरे मुंह पर थूका, थू। तो अब मैं, आप क्या करते, कोई भी डॉक्टर क्या करता, कहता ये कैसा पागल पेशेंट है। पागल नहीं है वो, उसने कुछ कम्युनिकेट किया आपको, उसने कुछ अपनी बात बताई। तो फिर मैंने अपना फेस वेस वॉश किया, कपड़ा वपड़ा वॉश किया, कुछ और बातें समझने की कोशिश की, और फिर आके जो भी मेरी समझ बनी उसके हिसाब से मैंने दवाई दी। 2-3 दिन के बाद उनमें काफी सुधार हुआ और वो पेशेंट चल के आया। तो दीज आर द इंफॉर्मेशंस विच वी हैव टू कंसिडर्ड व्हाइल स्टडिंग माइंड टेक्निक। तो इसलिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर, सिंपल लेमैन लल्लू बन के आप मरीज को देखिए वो क्या कहना चाहता है। अगर पेशेंट का टोन फाइन है और वो बड़ा अदब से आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको इंटरप्रेट करिए रेवरेंस, माइल्डनेस, कंटेंटेड, ये सब रूब्रिक्स हैं आपके, ये सब रेपर्टरी में अवेलेबल है। रिकॉग्नाइजेस, टिमिडिटी, लाफिंग, स्पीकिंग व्हेन, दीज आर द रूब्रिक्स। मेडिसिन सबके अलग अलग हैं। स्माइलिंग, उसकी दवाई अलग है। अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब इलाज कराते हुए बहुत दिन हो गए, काफी दिन से हम आपके यहाँ इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब तो जल्दी थोड़ा ठीक कर दीजिए, बहुत दिन हो गया डॉक्टर साहब। इसका मतलब कि पेशेंट क्या कर रहा है, वो आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गया, अब तो जल्दी ठीक कर दीजिए। आप उसको कह सकते हैं इम्पेशेंट पेन फ्रॉम। पेन क्या है यहाँ, उसका सफरिंग है, कि इलाज करते हुए बहुत दिन हो गया डॉक्टर साहब, ठीक कर दीजिए। क्या ठीक कर दीजिए, तो जिस बीमारी से मैं सफर कर रहा हूं, यहां पर पेन का मतलब है वो बीमारी। सो इम्पेशेंट पेन फ्रॉम, मेडिसिन आर डिफरेंट, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर रूब्रिक रेपर्टरी। अगर उसका टोन लो है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ तो मतलब होना चाहिए ना मेरे साथ, वो डिमांड कर रहा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि पेशेंट मांग रहा है कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गया, कुछ तो मतलब ना, कुछ तो मतलब मुझे तो कुछ तो दिखना चाहिए ना फायदा। श्रीकिंग फॉर एड, श्रीकिंग एड फॉर, ये रूब्रिक है, इसकी दवाइयां हैं। डेलीरियम, क्राइंग हेल्प फॉर, रूब्रिक है, इसकी दवाइयां आप देख रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पे। आई एम क्लियर? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। तो ये जो रेपर्टरीज में ये सब जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं, हम
क्या सोचिए कभी आप कि क्या हम यहां तक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अनटच्ड रूब्रिक हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत जिम्मेवारी से, बहुत सोच के मैं बोल रहा हूं कि ये रूब्रिक ही आपकी चाबी है सीरियस केसेस में। इन सो कॉल्ड इनक्योरेबल केसेस में ये रूब्रिक्स ही आपकी चाबी हैं। और आप जाके देखिएगा, बहुत बहुत चांस है, मतलब इक्के दुक्के दवाइयां मिलेंगी आपको। आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। आप कॉमन रूब्रिक अगर रेपर्टरी में खोलिए तो 400 500 हजार हजार दवाइयां मिल जाएंगी। यहां पर मुश्किल से 2 3 दवाइयां होंगी जिसमें से सेलेक्ट करना बहुत इजी होगा। अगर पेशेंट का टोन फाइन है, माइल्ड है, और वो रिक्वेस्टिंग, बहुत आपसे अदब से कुछ बात करता है, तो क्या क्या रूब्रिक्स बनते हैं? प्रेइंग, बेगिंग, डेल्यूजन्स, ये सारी चीजें, डेल्यूजन्स, हेल्प, ये सब रूब्रिक्स बनती हैं। अगर वो रूड है, जब कुछ बोलता है और वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता, अनप्लीजेंट बोल रहा है, तो उसमें स्ट्रीकिंग, एंगर, एंग्विश, सेंसोरियस, ये सब रूब्रिक्स हैं। वो सबकी दवाई अलग अलग है, ठीक है ना? डिसकंटेंटेड, डिसगस्ट, ये सब रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। और ये सब माइंड के रूब्रिक्स हैं। इन रूब्रिक्स को हम कब समझेंगे? कभी भी हमारे कॉलेज में ये सब नहीं पढ़ाया गया। हमें नहीं बताया गया कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स एंड यू मस्ट कंसिडर दीज रूब्रिक्स while repertorizing your case, while understand, if you want to understand your patient, please see कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बड़ा गुस्से में है, बहुत फाइन टोन में बोल रहा है, बेग कर रहा है, कि आपको थ्रेट कर रहा है कि डॉक्टर साहब देख लीजिए, अब अगर आपका मतलब अगली बार कुछ जरा सा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। अगर फायदा नहीं होगा तो डॉक्टर साहब फिर अब देख लीजिए मैं क्या करूंगा, मैं कहीं और ढूंढूंगा। थ्रेट कर रहा है आपको। कभी कभी कहेगा डॉक्टर साहब ऐसा करिए ना, 2 बार का फीस इकट्ठे ले लीजिए, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब बढ़िया वाली दवाई दे दीजिए। वो आपसे बार्गेन कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी कि, और वो कब समझेंगे? जब आप एकदम लल्लू बन के पेशेंट को सुन रहे होंगे। अगर आप पेशेंट के सामने अपना कि मैं तो स्कॉलर डॉक्टर हूं, मैंने तो ये किया वो किया, तो पेशेंट बेचारा डर जाएगा, क्या डॉक्टर साहब को ज्यादा बताने का क्या मतलब है? तो वो अपनी बीमारी के 4 सिम्टम्स बता देगा जो पिछले डॉक्टर ने उसको बताया कि हाँ भाई तुमको यहाँ चोट लगी थी, यहाँ दर्द है, और ये ऐसा होता है, बस उतनी ही बताएगा आपको। वो अपने दिल की बात बताएगा नहीं, उसके मन में जो बातें हैं। तो माइंड रूब्रिक्स जो है उसके अंदर छिपा होता है, और इंडिविजुअल होता है वो उसकी खासियत होती है। बिना उसके आप पेशेंट को नहीं समझ पाएंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट। 1 मिनट, एक फोन ले रहा हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। मैं एक सेमिनार में हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ आपको। सॉरी। यदि मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से ठीक करो, अब मैं बीमारी और नहीं सह सकता, रूब्रिक है डिजायर कैरिड फास्ट। आप सब जानते हैं, मेडिसिन आपके सामने लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक करो, इसमें एक रूब्रिक ये भी आएगा, इम्पेशेंट। उसको अब धीरज नहीं है, अब उसका धैर्य टूट रहा है। यदि मरीज कहता है डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है, मुझे पता ही नहीं चलता, आप क्या इलाज कर रहे हैं? इनक्विजिटिव लाइट डिजायर फॉर, वो लाइट चाहता है, आप बताइए डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है। यदि वो कहता है मुझे डर लग रहा है कि शायद वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं, शायद उस पूरी जिंदगी उसको बीमारी में ही जीना पड़ेगा। फियर डार्क ऑफ, ये रूब्रिक है। फियर बिट्रायड, अगर मरीज कहता है डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे कभी कोई तकलीफ हुई होगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी कोई तकलीफ हुई होगी। डेल्यूजन वेल ही इज, जबकि वो बहुत तकलीफ में है तभी आपके पास आया। आप देख रहे हैं, वो कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई तकलीफ हुई होगी। तो आप इसके बजाय कि ये पूछिए कि भाई तुम आए क्यों, आपके लिए वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप उसको क्वेश्चन करने की बजाय आप रेपर्टरी में जाइए, डेल्यूजन वेल ही इज, मेडिसिन इज ओनली 2 मेडिसिन आर देयर। ओके, अब आप देखिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का सेक्शन 1 2 याद कीजिए। फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। हमारा यही काम है कि मरीज को बीमारी से लेकर हेल्थ तक पहुंचाना। जरिया होगा, हाँ सॉरी, बीमारी से लेकर क्योर तक पहुंचाना, उसका जरिया होगा हेल्थ।
मतलब हेल्दी वे में उस एक सिक को क्योर करना। और इसमें एक लाइन और भी है, एज इट इज टर्म्ड, इसमें कोई घपला नहीं करना है, जैसे बोला वैसे ही करना है। तो ये सारी चीजें, ऑर्गेनन हमारे लिए एक लाइट हाउस की तरह है। जहां भी आपको कुछ दिक्कत हो, आप ऑर्गेनन के पन्ने पलट लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा, आपके शक दूर हो जाएंगे। सेक्शन 7, 8, 9 सबको याद कीजिए, कॉजा ओरिजिनलिस की बात है, उसमें पढ़िएगा। मैं बस इशारा कर रहा हूं। सेक्शन सेक्शन 9 में क्या है? हेल्थ द लाइफ फोर्स कीप्स ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हार्मोनी। इसलिए हेल्थ के रेस्टोरेशन की बात होनी चाहिए, और हेल्थ के रेस्टोरेशन के लिए हम लोग एक नए टेक्निक की बात कर रहे हैं। जो नए नए न्यू कमर्स हैं, उनको लगता होगा ये माइंड टेक्निक क्या भला है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये समझना बहुत जरूरी है, और ये आपको ऑर्गेनल भी इशारा कर रहा है। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, लॉ ऑफ सिमिलिया, सिंप्लेक्स, मिनिमम, ड्रग प्रूविंग, ये सब। डायरेक्शन ऑफ क्योर आपको पता है, सेंटर टू पेरीफेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हाँ, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये सब बीमारी के शरीर से बाहर जाने के जरिए माध्यम है, तरीके हैं। इसीलिए जब भी कोई सिम्टम शिफ्ट होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, पेशेंट को कन्विंस कीजिए कि प्लीज वेट कीजिए, ये आपका नुकसान नहीं हो रहा। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ सिम्टम शिफ्ट हो रहा है, फिर आप उसको बताइए। अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है, आप उसको बताइए कि यू आर ऑन राइट डायरेक्शन। आप देखिए डिजीज कैसे पेनिट्रेट करता है। मैन शरीर में सुपरफिशियल बीमारी इन करती है, फिर ऑर्गन्स, फिर टिश्यूज, फिर सेल्स और जीन तक चली जाती है। और आपके पास केस आते आते लगभग सेल्स तक तो पहुंच चुकी होती है। और मरीज कहता है डॉक्टर साहब कब ठीक होंगे? अरे भैया, आप 20 साल बीमारी को पाल पोस के आए हो, सॉरी, तो थोड़ा सा तो वक्त दो कि बीमारी को सेल से निकालकर टिश्यूज, ऑर्गेन्स, फिर उसके सतह पर ला सकें, और फिर बाहर जाएगा ना। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप अपने मरीज को समझिए, उसके बातचीत से, उसके टोन से, उसके स्टाइल से, वो कह क्या रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, और प्लस बीमारी को समझिए अपनी नॉलेज से, मेडिकल जो नॉलेज है हमारा, कि भाई देखो अब तुम्हारी बीमारी तो सेल तक पहुंच चुकी है, तो उसको टिश्यूज, ऑर्गेन और ऊपर आने में वक्त लगेगा, इसलिए पेशेंस रखो। ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। देखिए डॉक्टर विजयकर ने डिजीज ऑफ सप्रेशन एंड डिजीज ऑफ प्रोग्रेशन की बात की थी। हाँ, सुपरफिशियल जो लेयर है एक्टोडर्म, डिजीज पेनिट्रेट करता है एंडोडर्म, कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्म, न्यूरल प्लेट, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम तक, फिर सेल तक। ये डिजीज धीरे 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 आता है। ये डॉक्टर विजयकर की थ्योरी है। यही चीज डॉक्टर शंकरन की उसमें देखेंगे तो वो सिनर्जी की बात करते हैं। उनका कहना है कि डिजीज का जो नाम है, जैसे कहते हैं ना, माइग्रेन हो गया डॉक्टर साहब, माइग्रेन इज अ नेम, नेम ऑफ डिजीज। या एक्जिमा हो गया, नेम ऑफ डिजीज, सुपरफिशियल। उसके बाद कहते हैं कि डिजीज थोड़ा सा नीचे जब जाता है तो फैक्ट में आता है, फिर फीलिंग में आता है, फिर डेल्यूजन में आता है, फिर सेंसेशन में आता है, फिर एनर्जी में आता है, और जो डीपेस्ट मोस्ट जिसको जेनेटिक लेयर बोलते हैं, वो सेवेंथ लेयर उसको बोलते हैं। ये डॉक्टर शंकरन का डिजीज का लेवल है। जब आप डॉक्टर शंकरन की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये टर्म्स मिलेंगे। जनरली हम लोग डेल्यूजन और सेंसेशन तक तो पहुंच जाते हैं, फीलिंग्स तक, यहां तक रेपर्टरी में जिक्र है। एनर्जी के लेवल पर जाने के लिए थोड़ा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। सेवेंथ लेयर तक अगर डिजीज, जो इनक्यूरेबल, सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिजीजेज हैं, वो सेवेंथ लेयर तक हैं। अब आप सोचिए कि हाउ होम्योपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ होम्योपैथी इज अ ब्यूटीफुल साइंस, बिकॉज इट हैज प्रोविजन टू डील द सेवेंथ, मतलब सेवेंथ लेयर पर जो डिजीज पहुंच चुका उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम रिसर्च को इस लेवल तक लेके गए तो आप वहां से डिजीज को निकाल सकते हैं। डेल्यूजन तक तो सब, डेल्यूजन आपको रेपर्टरी में मिल जाएगा। सेंसेशन शंकरन ने उसको एम्फेसाइज किया है, डॉक्टर शंकरन के उसमें आपको सेंसेशन, सेंसेशन मेथड्स आपने सुना होगा। एनर्जी थोड़ी सी उसकी चर्चा डॉक्टर दिनेश चौहान भी करते हैं, और भी कई ऐसे डॉक्टर्स कर रहे हैं। हाँ, एनर्जी के लेवल पर डिजीज को, सेवेंथ लेयर की तो बात अभी हो भी नहीं रही। ये बात आपके लिए जो भी रिसर्च माइंडेड
होम्योपैथ्स हैं, न्यू कमर्स हैं या हमारे कोलीग्स हैं, उनके लिए है। तो आप सोचिए कि हम जब 7th लेयर पर डिजीज को तलाशेंगे और वहां अगर कोई चीज मिली मिली हमें, तो उसका भी इलाज होम्योपैथी में पॉसिबल है माइंड टेक्निक से। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये पूरा का पूरा स्लाइड्स छोड़ जाएंगे जब सेमिनार खत्म हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, ये जो मयाज्म है आमतौर पर, जो एक पॉपुलर मयाज्म है, वो डिजीज ऐसे ही जैसे कान में मान लीजिए ओटाइटिस मीडिया हुआ, अगर वो थोड़ा सपोरेट कर गया, हाँ, उसमें अगर मेनिंजाइटिस टाइप के, माइरेंजाइटिस टाइप के कुछ सिम्टम्स, ग्रेनुलेशंस हो गए, तो वो साइकोसिस में कन्वर्ट कर जाता है। अगर उसमें कुछ डिस्चार्ज हो गया तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब डिजीज का क्रॉनिक होना उसकी प्रक्रिया है, और उसका प्रोग्रेशन आपको पता ही है, डिजीज अपवर्ड, डाउनवर्ड, जो लेफ्टवर्ड, वो जो जो अभी हम लोग हेरिंग्स का ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे थे, उसी से आप देखेंगे कि एक सुपरफिशियल डिजीज कैसे डीप डिजीज में कन्वर्ट होता है। जैसे लिप्स एंड पैलेट में मान लीजिए कि कोई छाले हो गए, वो बेनाइन ग्रोथ के रूप में, ओरल थ्रस्ट के रूप में साइकोसिस साइकोसिस के मतलब उस साइकोसिस मियाज तक पहुंचते हैं। फिर जो अगर उसमें डिस्चार्ज हो गया, पस वस आने लगा, तो सिफिलिटिक मियाज। तो इस तरह से आप डिजीज के उस कंडीशंस को जिसको कि मियाज्मेटिक ब्लॉकेज के रूप में देखा जाता है, उसको आपको डील करना पड़ेगा। जब तक आप वो ब्लॉकेज नहीं हटाएंगे तब तक वो नॉर्मल क्योर की तरफ नहीं जाएगा। इसके कुछ स्लाइड्स हैं, इसको मैं स्क्रिप्ट करूंगा, ये सब आप आराम से ले लीजिएगा। इसको पढ़ाने समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पढ़ के समझ लेने की जरूरत है। इसमें अलग अलग ऑर्गेन्स, लोकेशंस, उसके बाद तीनों मयाज्म जो मेजर मयाज्म है, अब तो और भी 4-5 मयाज्म और भी आ गए हैं इसमें, उन पर हम लोग आगे के क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। दीज आर द 3rd लेयर, 4th लेयर, 5th लेयर, 6th लेयर, 7th लेयर। अब आप देखिए जेनेटिक कोड की बात आ रही है, कई कितने डिजीजेज हैं, साइजोफ्रेनिया, साइकोसिस में, कैंसर्स। हाँ, मैं सेमिनार में हूँ बच्चे, हाँ सेमिनार में बैठा हूँ, अभी सेमिनार दे रहा हूँ बाद में। हाँ, खाना वाना नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है। अल्सरेटिव कैंसर्स, ये सब, एसएलई, अल्जाइमर्स, ये सब 7th लेयर के डिजीज हैं जो जिन जीन तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए ये सो कॉल्ड इनक्यूरेबल वो माने जाते हैं, ठीक है ना। इसको भी स्किप करते हैं। इस पर आगे के जब 1-2 सेशंस हो जाएंगे तब आपको इस लेवल के डिजीजेस और उसके डिटेल्स जब बताएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब आइए सहगल मेथड, व्हाट एग्जैक्टली द सहगल मेथड इज। सहगल साहब एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। सहगल साहब ने कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं पढ़ी थी, बड़े सहगल साहब की बात कर रहा हूं मैं। 1985 में उन्होंने, उनको होम्योपैथी में रुचि थी, होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका और रेपर्टरीज पढ़ते रहते थे। तो उन्होंने 1985 में एक उनको आइडिया आया और उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फिर 1986 में उन्होंने पहला सेमिनार दिया और उनका पहला जो पेपर था वो बेलाडोना पर था। बाकी उसके बाद ब्राइनिया स्ट्रामोनियम के बारे में उन्होंने डिटेल्स दी है। फिर उन्होंने इस मेथड के बारे में अपनी बात बताई कि पेशेंट्स कैसे, जो बोलता है, बोलने के तरीके से पेशेंट को कैसे समझा जाए, ये उस समय उन्होंने दिया। बाद में यही फीचर्स सैगल मेथड के रूप में आ गया, जिसमें 3P बोलते हैं ना, प्रेजेंट, प्रिडोमिनेंट एंड परसिस्टिंग सिम्टम्स। पेशेंट क्या कह रहा है, दैट इज द प्रेजेंट सिम्टम्स। उसमें प्रिडोमिनेंट क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है जिसको कि आप हाईलाइट कर सकते हैं, और क्या है जो टिका हुआ है, परसिस्ट कर रहा है। सो ये 3P का फॉर्मूला डॉक्टर सहगल का दिया हुआ है। डॉक्टर सहगल के फॉलोअर्स इस बात को समझते हैं। जब आप एक मरीज में बात करेंगे तो उसके प्रेजेंट, प्रिडोमिनेंट एंड परसिस्टिंग रूप सिम्टम्स को ले लीजिए, उसके आधार पर आप कोर तक पहुंच सकते हैं। उसके आधार पर आप पेशेंट के, जिसको कहते हैं ना कि नेल तक पहुंच सकते हैं, किंग पिन जिसको कहते थे सहगल साहब, वहां तक पहुंच सकते हैं, और उसके आधार पर आप एक सही दवा का चुनाव कर सकते हैं। सो दिस इज सहगल मेथड। सहगल मेथड को यूज कैसे करते हैं, जैसे समझिए, समझने के लिए, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर प्लीज टेक केयर ऑफ माई प्रॉब्लम सीरियसली। डॉक्टर साहब, आप ना थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सीरियसली लीजिए। दिस पेन शुड मस्ट गो। मेरा ये जो दर्द है ये जाना चाहिए, बहुत हो गया। आई एम अफ्रेड ऑफ इट, मुझे डर है कि ये कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए।
So if you convert it into rubric, so क्या होगा ये? Fear suffering of. बहुत सिंपल है ना? डॉक्टर से मरीज कह रहा है कि डॉक्टर साहब आप जरा मेरे प्रॉब्लम को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये दर्द जो है ना ये जाना चाहिए। तो उसको किस बात का डर है? कुछ तो होगा। आई एम अफ्रेड ऑफ इट, वो बोल भी रहा है कि मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आप इतने इंफॉर्मेशन पे ही एक रूब्रिक बना सकते हैं, फियर सफरिंग ऑफ। क्लियर? एंड उसमें और आगे बढ़िए। वंस आई बोलता है पेशेंट कि जब मैं एक बार बैठ जाता हूं ना डॉक्टर साहब, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू मी टू गेट अप। कि सर मैं एक बार जब बैठ जाता हूं ना तो मुझे उठने में बहुत मुश्किल होती है। आई वॉन्ट टू रिमेन इन सेम पोजिशन। इसलिए डॉक्टर साहब जब मैं जहां बैठ जाता हूं मैं वहीं बैठा ही रहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जैसे ही हिलूंगा, उठने की कोशिश करूंगा, दर्द बढ़ जाएगा। तो क्या रूब्रिक बनेगा? डिस्टर्ब एवर्स बीइंग। यानी कि वो कंफर्ट से जरा सा हिलेगा डुलेगा तो उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। आपके रेपर्टरी में रूब्रिक है डिस्टर्ब एवर्स बीइंग। वो हिलने डुलने से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, इसलिए कहता है कि एक बार बैठ गया तो बैठ गया। ठीक है? अब ये दो रूब्रिक को आप जोड़ लीजिए, रेपर्टरी में चले जाइए, मेडिसिन आएगी ब्राइनिया। अब बीमारी का कहीं जिक्र तक नहीं है इसमें। मरीज तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि डॉक्टर साहब आप जरा सा ध्यान दीजिए मुझ पे, बहुत दिनों से मैं परेशान हूं, बहुत दर्द है, और मैं क्या बताऊं, मैं बहुत मतलब मुझे डर है कि मैं मतलब कहीं मेरा केस खराब ना हो जाए। तो फियर सफरिंग, डिस्टर्ब एवर्स बीइंग, दोनों को मिला दीजिए ब्राइनिया। बाकी उसको जोड़ों में दर्द है कि उसको पेट में दर्द है कि उसको मसल्स में दर्द है, बोन में दर्द है, वो होता रहे। होम्योपैथी की ये खूबसूरती है कि आपके इस दो रूब्रिक से आप उसके लिए काफी हद तक रिलीफ दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पेशेंट ये कहता है, जैसे ही स्लगिश ऑल ओवर, फील्स ही हैज टू ड्रैग हिमसेल्फ, कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ना मतलब बिल्कुल मेरे मैं जान ही नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे ना खींचना पड़ता है, मुझे ना घसी अपने आप को कहीं से ना घसीट के लाना पड़ता है। क्या रूब्रिक बनेगा? टॉर्पर। मेडिसिन क्या है? जलसेमियम। आप देख रहे हैं? बस ऐसे ही छोड़ दो डॉक्टर साहब, मैं हिलना नहीं चाहता, तो खुद ही बोलेगा आपको, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो वो एग्जर्गेट करेगा, आपके स्टेटस के हिसाब से वो मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो इसीलिए आप लेमैन बने रहिए, सिर्फ अपनी आंखें खुली रखिए, अपना दिमाग खुला रखिए। आप देखिए कि बंदा कर क्या रहा है, क्या तरीका है उसको बात करने का, कैसे वो कह रहा है, कुछ कुछ जो भी कर रहा है हरकतें, वो नाखून ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, कभी वो ऐसा करता रहेगा, कभी अपने ठीक करता रहेगा, कभी पेपर फाड़ता रहेगा, ये सब इंफॉर्मेशन है। माय डियर फ्रेंड, प्लीज आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, 5 मिनट उसको करने दीजिए, हर हर तरह की हरकतें करने दीजिए। हाँ, वो दाएं बाएं देखता रहेगा, बार बार कुछ भी करेगा, इंक्विजिटिव भी होगा, हो सकता है उसको डर लगे कहीं कहीं से कोई आ ना जाए, कुछ भी कर सकता है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, ही इज हेल्पिंग यू बाय प्रोवाइडिंग सिम्टम्स। ये आपकी कला है कि आप उसके हर हरकत को सिम्टम में कन्वर्ट कर लीजिए, यही माइंड टेक्निक है। अब आइए एक छोटा सा केस देखते हैं। एक महिला है, क्रॉनिक माइग्रेन, 15 साल से उसको माइग्रेन है, 60 साल की महिला है। उनमें लक्षण है तेज सर दर्द, सामने से पीछे की ओर उसका दर्द आता है, उसमें नाउजिएटिक टेंडेंसी है, कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है, चेस्ट बर्निंग है, हाँ, वाटरी माउथ है, सलाइवेशन है, जब भी मुंह में उसको खट्टा डकार आता है और हरे रंग की उल्टी होती है। अब इन इतने सारे लक्षण हैं, कई सारी दवाइयां उसको दी गई। उनको एक दवाई दी गई आइरिस वेर्सिकोलर। इतने क्लियर सिम्टम पर, फिजिकल सिम्टम्स पर आपको आइरिस वेर्सिकोलर दवा आती है। और हर किसी को उल्टी, जलन, मुंह में बिलियस वोमिटिंग, बहुत इजी है, आइरिस दे दो, आइरिस। 1000 पोटेंसी की दवा दी गई। दवा 2-3 महीने चली, पेशेंट को रिलीफ मिला, लेकिन उसके 3-4 महीने के बाद उसके हाथों में कंपन होने लगा। ये सही सच्ची सच्चा केस है। और 6 महीने के बाद वो महिला पार्किंसंस की शिकार हो गई। और ये स्टडीड है,
ये आपके मटेरिया मेडिका में जिक्र है। और बिथुलकस के को आप जब पढ़ेंगे तो आपको इस केस का जिक्र मिलेगा। ये डॉक्टर बिथुलकस का टीचिंग है। अब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और महिला कांपते हुए शरीर, वो बिल्कुल पार्किंसंस की मरीज ऐसे है। अब आप देखिए कि आपने सिर्फ फिजिकल सिम्टम के आधार पे आपने आइरिस दे दी, और उस आइरिस से सिम्टम में रिलीफ तो मिल गया था तत्काल, लेकिन बाद में वो महिला पार्किंसंस की मरीज हो गई। अब ये बिथुलकस का दावा है कि ये इसलिए हुआ कि हमने फिजिकल सिम्टम के आधार पर उसके पेन, उसके प्रॉब्लम को सप्रेस किया। डिजीज जो अपनी बात कहना चाह रहा था, बीमारी अपने बारे में बताना चाह रहा था सिम्टम के रूप में, हमने उसको समझा ही नहीं। हमने बस वहीं उसको, उसका खलास कर दिया, उसका एंड कर दिया। ठीक है यार, तुमको पेन में रिलीफ मिला ना, उल्टी अब नहीं होती है ना, चेस्ट में जलन नहीं है ना, मुंह में पानी आना बंद हो गया, बस बस हो गया तुम्हारा इलाज, जाओ। हम लोग यही कर रहे हैं कि कैजुअल ट्रीटमेंट देकर हम मैक्सिमम अपने मरीजों के केस को बिगाड़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये डॉक्टर विथुलकस की इस टेक्स्ट से निकाला मैंने, और मैं इससे एग्री करता हूं। अब माइंड टेक्निक में आप देखिए, जो बात अभी आपको मैंने बताया कि आप पेशेंट को सुनिए, पेशेंसली सुनिए, ठीक है ना, और उसको समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है ना। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम एम्फेसाइजिंग ओनली व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इसको याद रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट while studying mental rubrics, while studying mind technique in homeopathy. अब जैसे एक एग्जांपल, एक मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब 4 महीने से मैं आपसे दवा ले रहा हूं, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं है, बल्कि डर लगता है कि कहीं दर्द और बढ़ न जाए, मैं बहुत परेशान हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर साहब हम 4 महीने से आपकी दवा खा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब रिलीफ तो मिला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बढ़ ना जाए, मैं बहुत परेशान हूं डॉक्टर साहब, कोई काम नहीं कर पाता, हर बार आपको पूरी फीस दे रहा हूं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। अब आप ही बताइए क्या करूं। न दर्द में आराम है, न मेरा काम चल रहा है, यानी कि हम न आमदनी कर पा रहे हैं और न हम अपनी बीमारी से रिलीफ ले पा रहे हैं। अब आप इस पेशेंट को समझिए, क्या कह रहा है, दर्द ले रहा हूं, दर्द में कोई आराम नहीं है, बल्कि दर्द बढ़ गया है, मैं परेशान हूं। इसमें आपको ये रूब्रिक दिख रही है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, ये सब यही होम्योपैथी है। हाँ, दर्द बढ़ गया है, मैं परेशान हूं, आराम नहीं है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, डर लगता है कहीं दर्द और बढ़ न जाए, फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, डॉक्टर साहब इसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं हर बार आपको पूरी फीस दे रहा हूं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा, टॉकिंग बिजनेस ऑफ। हेलो, आर यू हियर? यस हेलो। सर, यस सर। सो आप देखिए, इरिटेबिलिटी, फियर, टॉकिंग बिजनेस, रेपर्टराइज कीजिए। मेडिसिन इज ओपियम, सिंगल मेडिसिन इज ओपियम। इरिटेबिलिटी में 17 दवाई है, फियर एक्स्ट्रावेगेंस में सिंगल ओपियम है, हाँ, बिजनेस टॉक्स में 15 दवाई है, रेपर्टराइज करते हैं तो सिंगल ये दवाई आ रही है, ओपियम। इस तरह से हम माइंड टेक्निक को समझते हैं। एक केस मेरे फादर का केस है, शायद आप में से बहुत लोग, शायद वो शालिनी बैठी है वो जानती होगी। आ, ये मेरे फादर का केस है। उनकी अब तो ही इज नो मोर, लेकिन उस समय उनकी एज शायद 81 थी। 6-7 साल पहले वो डिमेंशिया के मरीज थे। 7 साल पहले उनको एक बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट चला। न्यूरोलॉजिस्ट ने उनकी दवा नेसरबियम, कहा कि अब ये जब तक रहेंगे तब तक इनको ये दवाई देते रहिए। उस समय मेरे छोटे वाले भाई के साथ रहते थे बदरपुर के पास फरीदाबाद में, और मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाता था, क्योंकि वहाँ उनको थोड़ी सुविधा थी, वो खुली जगह, मैं तो यहाँ फ्लैट में हूँ, वहाँ थोड़ा सा ओपन स्पेस था, तो ही लव्स टू स्टे देयर। अब वो छोटा वाला भाई जो है, उसको होम्योपैथी की उतनी वो उतना समझ नहीं है, तो वो जितना भी मॉडर्न मेडिसिन से जो भी हो सकता था वो करता था, दवा परहेज सब चल रहा था। लेकिन बीच में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर उनको मैं लेके अपने पास आ गया था, उनको देखा, तो न्यूरोलॉजिस्ट की जो दवा नेसरबियम थी वो भी फायदा नहीं दे रही थी, मतलब एज यूजुअल सब
कोई खास उसमें चेंजेज नहीं था। फिर मैंने न्यूरोलॉजिस्ट से बातचीत की, उनसे पूछा कि सर ऐसा है, अब इसमें क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देखो जी, ऐसे ही चलेगी, अब बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहिए, कोई बात हो तो जनरल फिजिशियन को दिखा दीजिए, कुछ भी। मेरी तरफ से तो यही दवा है, मतलब स्पेशलिस्ट की दवा है नेसरबियम, बाकी आप लोकल ट्रीटमेंट लेते रहिए। अब मैंने अपनी होम्योपैथी की, मैंने उनको कॉस्टिकम दी थी। क्या क्या सिम्टम्स? एंग्जाइटी, अदर्स फॉर एंग्जाइटी, फियर, वरीज, केयर, फुल फुल ऑफ केयर, फुल ऑफ वरीज। वो बच्चों की चिंता करते थे, अपने फ्रेंड्स की चिंता करते थे, उनको लगता था कि अब कुछ बचा नहीं है। फियर डार्क था उनमें, वीपिंग, थोड़ी छोटी बातों पर आंखें उनकी गीली हो जाती थी, ठीक है ना। अगर कोई उनको सांत्वना देता था तो मतलब उससे भी उनको बहुत। तो इन सब के आधार पर मैंने उनको कॉस्टिकम दिया, मैंने रेपर्टाइज किया, कॉस्टिकम दिया। हाँ, ये था माइंड एंजाइटी फॉर अदर्स, माइंड एंजाइटी फियर विथ, माइंड केयर्स वरीज, फुल ऑफ, माइंड वीपिंग टीयरफुल, मूड इजिली टीयरफुल। ये सब रूब्रिक मिलाकर मैंने उनको कॉस्टिकम दिया। कॉस्टिकम से थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब उनकी जो परेशानियां थी, उसमें सबसे ज्यादा जो उनकी परेशानी थी वो था अनकंट्रोल्ड एंड इनवॉलेंट्री यूरिन। डायपर में थे, डायपर पहनाते थे, लेकिन बावजूद इसके वो लीक करता था और बिस्तर उस्तर गीला हो जाता था। काफी समय तक, एक आध साल तक हमारे साथ रहे। कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको अगर खाना नहीं दीजिए तो बोलते भी नहीं थे, एकदम एपेटाइट था ही नहीं, जबरदस्ती थोड़ा जिद करते थे तो 2-4 चम्मच खाते थे। बिल्कुल भूल गए कौन है क्या है, पहचानते भी नहीं थे। कंफ्यूजन ऑफ माइंड था, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी था, वर्टिगो था, और अक्सर वो पड़े रहते थे चुपचाप। सबने यही कहा, बाकी ब्रदर्स ने कहा कि अब इनको एडमिट करा दीजिए, क्योंकि होम्योपैथी से कुछ तो हो नहीं रहा है, एलोपैथी से नहीं हो रहा है, तो आपकी होम्योपैथी से ही क्या हो रहा है। लेकिन मुझे भरोसा था, क्योंकि तब तक, ये रिसेंट बात है, पिछले 4-5 साल पुरानी बात है, तो मैंने कहा कि मैं इसमें अभी होम्योपैथी ही ट्राई करूंगा। और चूंकि मेरे पास थे, तो मेरे पास प्रिविलेज था कि मैं उनको ठीक से समझूं। रात रात भर उनको ऑब्जर्व करता था। मैंने एक दिन देखा कि वो आंखें बंद करके चुपचाप लेटे हुए हैं, आसमान देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, और बिल्कुल अवेकिंग सिचुएशन। मतलब ऐसा भी नहीं कि उनकी आंखों में नींद है, थकान है, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट चुपचाप पड़े हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, मांगते भी नहीं। उनको पूछते थे, पिताजी पानी? हाँ दे दीजिए। अच्छा पिताजी खाना? नहीं भूख नहीं है। तो कैसे चलेगा, खाना खा लीजिए। अच्छा खिला दीजिए। मतलब इस तरह से आप सोचिए कि इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें मिली कि ही वॉज जस्ट कीपिंग हिमसेल्फ ऑन बेड, सीइंग द रूफ। कोई डिमांड नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई चेहरे पे सिकन नहीं, कोई कुछ भी, मतलब ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं था। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो अपनी बुद्धि लगा के मैंने काउस्टिकम निकाला था, उसने तो काम ही नहीं किया। हम्म उसके बाद भी जो परेशानी रह गई कि वो यूरिन बार बार आ रहा है, दिन दिन भर में 3-3 4-4 डायपर बदल रहे हैं। हाँ, कंफ्यूजन था, यादाश्त नहीं थी, पूछते थे कुछ तो बताते नहीं थे, कल की बात भूल जाते थे, चक्कर कहते थे हाँ सर घूमता रहता है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। इसको मैंने प्रोसेस किया, हमने इसको रूब्रिक में कन्वर्ट किया। ब्रूडिंग, सेंसोरियस, सैडनेस, sits with eye closed, absorbed in sad thoughts। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने रूब्रिक लिया, रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव। वो हेल्पलेस थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग, उनको सब अवेयरनेस है, सब समझ रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते थे, कैटालेप्सी कंडीशन था। दिस वॉज द इंपॉर्टेंट रूब्रिक विच टर्न द एंटायर केस एंड माई थॉट्स ऑल्सो। अनकॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, ये सब कुछ था। टॉक्स, इंडिस्पोज, इंडिस्पोज टू टॉक, बात नहीं करना, डिजायर टू बी साइलेंट, टैक्टी, टेसिटर्न, ये सब सिम्टम्स थे। और इसके आधार पर जब मैंने इनको रेपर्टराइज किया, तो मेडिसिन आया कॉकुलस। क्लियर? मेडिसिन आया कॉकुलस, एंड सी द रिजल्ट। उन्हें कॉकुलस 200 मैंने दिया। आप यकीन मानिए, ये एक
मैं 6 साल पुराना केस है। और कॉकुलस से पिताजी 3 वर्ष तक, लगभग 3 वर्षों तक ठीक रहे। और 2023 में उनकी डेथ हुई। उसकी वजह कुछ और थी, वो बिस्तर से गिर गए थे, सर में चोट लगी थी और ब्रेन हेमरेज था और वो सब। लेकिन वो जो वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे, डायपर में भी उनको पता नहीं होता था, यूरिन पास हो जाता था, बिस्तर गीले हो जाते थे। और काफी कुछ होने के बावजूद भी काउस्टिकम और होम्योपैथी कोई दवा काम नहीं की। लेकिन एक हल्के ऑब्जर्वेशन ने कि रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव, कैटालेप्सी, इस रूब्रिक ने कॉकुलस तक पहुंचाया और कॉकुलस ने उनको 3 साल तक ठीक रखा। सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड दिस एक्सपीरियंस आई शेयर्ड विथ माई 2-3 फ्रेंड्स ऑन दैट टाइम। मेरे 2-3 जो दोस्त थे वो अक्सर मतलब कहते थे कि डॉक्टर साहब तो कमाल है। हमने कहा आप देख लो, आके देख लो, मिल लो। बातें करते थे, पुरानी उनकी याददाश्त लौट आई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। सो दिस इज द केस। ओके, अब मैं यहां पर आपको वही बात कर रहा हूं, नजरबाज की बात। आप में वो नजरिया चाहिए, आपके अंदर वो समझ चाहिए, वो हुनर चाहिए जिससे आप मरीज को समझ सकें। उसी को मैंने नजरबाज कहा है। यहां पर एक छोटा सा मैं म्यूजिक प्ले करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस म्यूजिक को, एक 1.5-2 मिनट, 1.5 मिनट का म्यूजिक है, उसको सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? ओके, सो नाउ आई एम प्लेइंग दिस म्यूजिक। बी केयरफुल। पर हम हाँ जैसे मैं दौरान गुफ्तगू अभी वहां बैठे हुए अर्ज कर रहा था कि कबीर को बेपर्दा देखना बहुत जरूरी है, और मैंने कबीर को बेपर्दा देखा है। हमने बेपर्दा तुझे माह जबी देख लिया, अब न कर पर्दा, अब न कर पर्दा के ऊपर शीश। हमने आँख दिया हो पुतली में, सात पर्दों में तुझे, हम नजरबाज से तू छुप न सका, जाने जहां जहां जाके छुपा हमने वही दे। तेरी हम तेरी दीदार की थी हमको तमन्ना, तो तुझे लोग तुझे मिले, हमने यही देख लिया। फ्रेंड्स, लोग देखेंगे वहां, हमने यहीं देख लिया। अगर आपने मरीज को इस लेवल पे देखना शुरू कर दिया, नजरबाज बन के, 7 पर्दों में तुझे, मतलब तुम अगर 7 पर्दों में, 7th लेयर आप देख रहे हैं, गाने की बोल को सुनिए और समझिए। ये होम्योपैथी है कि 7 पर्दों में अगर तुम ढके हो तो भी मैं तुमको देख रहा हूं। ये वाला जो विजुअलाइजेशन है, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये है माइंड टेक्निक।